नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को 1 सप्ताह का और वक्त दिया है और जो भी अधियाचन भर्ती को लेकर जाने हैं उनकी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में 30,000 सरकारी विभागों में पद खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। जिन विभागों ने अभी अधियाचन नहीं भेजे हैं उन्हें अधियाचन भेजने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकारी नौकरियों के अलावा जो भी युवा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स करना चाहते हैं या जिन्होंने किया है उनके लिए रोजगार भर्ती मेले का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। आज हमने सभी विभागों को बुलाया था। सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष थे, सचिव थे, पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी हैं। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएँ। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं लोक सेवा आयोग को देंगे और उनसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर सारे विभाग अपने अपने जो है सारे काम पूरे कर लेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो हमारे उद्योग स्थापित हैं, हमारा स्किल डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ये मिलकर भर्ती मेले भी आयोजित करेंगे। हमारा मिशन है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी पद, चाहे वो हमारे औद्योगिक संस्थानों में हैं या हमारे सरकारी विभागों में हैं, सब के सब भरे जाएंगे। आगे हम स्वरोजगार को लेकर भी बड़ा अभियान इसी तरह से चलाने वाले हैं। आज हमने सभी विभागों और आकाश तत्व हमारे आंतरिक और बारहा जीवन का आधार है। इस विषय को लेकर देहरादून स्थित उत्तरांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आरएसएस के पूर्व संघ सह कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी और कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने स्कूल व कॉलेज से आए युवा विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पेस बैलून भी छोड़ा, जो कि एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्शन की जानकारी भी देता है। साथ ही उन्होंने स्पेस बस का निरीक्षण भी किया। वो विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति जागरूक करते नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे शोधार्थी आज विश्व चिंतन विषयों पर शोध कर रहे हैं। इस प्रकार के सम्मेलन से निकले मंथन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का रास्ता मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि सारा जो विकास है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अत्यधिक लाभ लिया जाए, उस पर काम किया जाए, उस पर आगे बढ़ा जाए। तो ये जो संगोष्ठी है, ये सम्मेलन है, उस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होगा। और जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत अनुसंधान के क्षेत्र में जो उन्होंने नारा दिया है, जय जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और जितने भी देश के वैज्ञानिक आए हैं, शिक्षाविद आए हैं, विद्वान आए हैं, उन सभी का यहाँ पर अभिनंदन। उत्तराखंड में महिलाओं को 30% शैक्षिक आरक्षण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार को राहत मिली और उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण की सुविधा यथावत रहेगी, जिसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड महिला शक्ति प्रधान राज्य है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तराखंड की समस्त महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और वो भविष्य में होने वाले सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगी। ये हमारा राज्य मातृशक्ति प्रधान राज्य है और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय न्यायालय से जब हमको इसमें रोक लगी थी, हम सुप्रीम कोर्ट में गए और अंततः हमको सफलता मिली है। मैं अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को,
सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे और उनको शिक्षा मिलेगा। ये देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और यहां पे पुरातत्व विज्ञान को सनातन विज्ञान का नाम दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरातन वो विज्ञान है जो पुराना हो गया था और नूतन अर्थात जो नवीन है। सनातन अर्थ जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। मात्र विज्ञान यहाँ पर पुरातन विज्ञान न कहकर इसको भी मैं सनातन विज्ञान कहना चाहूंगा, क्योंकि पुरातन वो है जो पुराना हो गया, नूतन वो है जो नया है, सनातन वो है जो पहले भी था, अब भी है और आगे तक रहेगा। जो उत्तराखंड के लिए दीपावली का सप्ताह कई सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से जहां हल्द्वानी स्थित HMT की भूमि राज्य सरकार को मिल गई है, वहीं नौकरी में महिलाओं को 30% शैक्षिक आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दिया है। साथ ही लखपति दीदी योजना की भी शुरुआत हो गई है। न्यूज़ 1 इंडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे स्वीकार करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई भी दी और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के प्रयास से उत्तराखंड राज्य का विकास हो रहा है। बग्वाल का आयोजन सभी के लिए खुशी लेकर आया है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस मौके पर हरीश रावत ने पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ रहे अपराध को लेकर चिंता जाहिर की। हरीश रावत ने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था कमजोर हो रही है, इसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं। हरीश रावत ने हरिद्वार का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी ने पुलिस का राजनीतिक उपयोग करके जिला पंचायत सीटों पे कब्जा किया और अगर इसी तरह कानून व्यवस्था लचर रही तो पर्यटन के साथ साथ उद्योग धंधे भी चौपट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार की स्थिति बड़ी भयावह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लचर कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। घर में घुस करके हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है, इसका दुष्परिणाम पूरे राज्य को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बुनियादी कारण है पुलिसिंग के कमज़ोर होने का, पुलिस व्यवस्था के कमज़ोर होने का, वो है कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। हरिद्वार इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने पुलिस का उपयोग कर जिला पंचायत में कब्जा किया है। ये घर में घुस करके कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 6 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड भ्रमण पर हैं और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे और उन्होंने राजधानी देहरादून में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में 7 नवंबर से उत्तराखंड में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पे विमर्श किया गया और संगठन की मजबूती के लिए अग्रिम रणनीति बनाई गई। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा भारत के अंतिम गांव माड़ा से शुरू की जाएगी और प्रभारी देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी पवित्र नदियों का जल और धार्मिक स्थलों की मिट्टी लेकर राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल होंगे, जहां पर यहां की मिट्टी और जल से वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अभी तक 5 राज्यों को कवर कर चुकी है। यात्रा एकता और भाईचारे को कायम रखने के लिए की जा रही है। आज का जो ये कार्यक्रम है विशेष रूप से हमारे जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं और जितने भी सीनियर हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। हम सबको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू होकर और कश्मीर तक जा रही है।
लगभग 1400 किलोमीटर और 5 राज्य अभी तक कवर हो चुके हैं। और एकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ, एकता भाईचारा के लिए ये यात्रा विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश भर में इसका जा रहा है। हमारा भी उत्तराखंड का यह कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा के संदेश को हम लोगों तक लेकर जाएं। उसी की तैयारी के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। आज का जो पहली बैठक जो 12 से शुरू है, जो 2 बजे तक संभवतः चलेगी, इसमें सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और फ्रंटल प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं और अनुवांशिक संगठनों के अध्यक्ष, ये लोग इस मीटिंग में रहेंगे। उन लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव, क्योंकि ज़मीन पे तो उन्हीं के मदद से काम होना है और उन्हीं के सुझाव भी चाहिए और सबके अपने लोकल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि जो राहुल जी के इश्यूज़ हैं वो इसमें यात्रा में सम्मिलित होंगे। राज्य के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, जो भर्ती घोटाले पे, वो सब कुछ है, लेकिन लोगों के अपने लोकल इश्यूज़ भी हैं, जिसमें मान लीजिए किसी अल्मोड़ा ज़िले में कोई यात्रा निकल रही है, रुद्रप्रयाग ज़िले में कोई यात्रा निकल रही है, उनके अपने भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो अपनी अपनी यात्राओं में उनको सम्मिलित करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी हम किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं, उसके लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, तो इसलिए वो आएंगे। और जो 3 बजे से आफ्टर लंच और मीटिंग है, उसमें हमारे कुछ विधायकगण जो यहाँ उपलब्ध है वो रहेंगे, सीनियर लीडर्स जो यहाँ उपलब्ध है वो रहेंगे। पहले प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने निशाना साधा और कापड़ी ने कहा कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व पटल पे अग्रणी भूमिका में है। ऐसे में अगर हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं तो कैसे विश्व पटल पे आने का सपना देख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी स्कूली शिक्षा को कॉन्वेंट की तर्ज पे विकसित करने की बात करती है, दूसरी तरफ पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने से छात्रों के सामने कई तरह की परेशानी भी होगी। हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में सम्मिलित है और लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है कि जहाँ स्वास्थ्य की सारी किताबें अंग्रेजी में जो है लिखी जा रही हैं, अगर दुनिया की दौड़ में शामिल होना है तो हमें अंग्रेजी को भी पकड़ना पड़ेगा। सस्ती लोकप्रियता पाएं, ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। फैसले 21वीं सदी के हिसाब से होने चाहिए। आज सारे स्कूलों को, हमारी सरकारें सारे प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कर रही है और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही है प्राइमरी से, और मेडिकल की शिक्षा को कह रहे हैं हम हिंदी में पढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। हमने हिंदुस्तान को विश्व की रेस में शामिल करना है, उससे बाहर नहीं करना है। हिंदुस्तान स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड को लेकर आज अल्मोड़ा के चौपन्ना घाट में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने सरकार द्वारा बनाए गए गोल्डन कार्ड को लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें 10 महीने की कटौती को वापस करने और केंद्र सरकार की भांति 3000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिए जाने की मांग की है। जिसको लेकर विधायक ने कहा कि जो आज पेंशनर द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया है उसको लेकर वो सदन तक जाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। अल्मोड़ा में हमारे गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के लोग अपनी न्यायोचित मांग को लेकर यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, और सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है कि उनके चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे नहीं हो, उनके जो पैसे काटे जा रहे हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, तो कम से कम इस मांग को कि उनकी जो 21 महीने की जो कटौती हुई है और उसकी 10 माह की कटौती हुई है और बिना पूछे कटौती कर गई, तो इसको वापस लिया जाए और इनके मूलधन को दिया जाए करके इसको लेके यहाँ पर धरने में बैठे हैं। मैं इसके लिए समर्थन में आया हूँ और आज इनको आश्वस्त करने के आया हूँ कि जो आगामी सत्र है उसमें निश्चित रूप से गोल्डन कार्ड का जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको सदन में उठाऊँगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 और 7 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना जताई गई है। 7 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की चेतावनी दी गई है और बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और टिहरी में भी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में ठंड का आगाज हो गया है। प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड पड़ रही है, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है।
वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के तमाम हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना और जताई है। इसको लेकर अब प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 7 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और टिहरी में भी बारिश का अलर्ट दिया गया है। और देहरादून के जीएमएस रोड पे शनिदेव मंदिर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसके बाद हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने मंदिर पहुंच के हंगामा किया और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उनका कहना है कि पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ हम रास्ते से जा रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे हमें पता चला यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे ये शनिदेव की मूर्ति को पूरा जड़ से उखाड़ दिया गया, पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त किया हुआ है, सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ था और पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई है। बहुत बजरंग दल वगैरह सब RSS वाले भी यहीं पे थे, तो हमने अपनी तरफ से कंप्लेंट फाइल कर दी है। अब जो SHO हैं यहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ, इसको हम सीरियसली ले रहे हैं इस मुद्दे को। अब देखना ये है कि, पर ये उनका कहना है ये कि किसी शराबी का काम है, पर मुझे नहीं लगता ये किसी अकेले शराबी का काम है। मैं ये अपील करती हूँ कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाए और इसको जल्दी से जल्दी इसका वो होना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। यहाँ लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकोड़ा कला गांव में मामा ने भांजे की मामूली विवाद के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। बताया ये जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी और मामला शांत होने के बाद दोनों शाम को घर वापस लौट आए। युवक के परिजनों का आरोप है कि घर आते ही रजनीश उर्फ राजू ने गोली चला दी और सिर में गोली लगते ही विशाल की मौत हो गई। अब पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच कर रही है और वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। अब उसकी तलाश की जा रही है। हाँ, लड़ाई हुई होगी नहीं जी। कार माए एकदम था और घेर माए, बोल चाल हुई बस थोड़ी बहुत ही। और मैंने कहा भी कि बोल मत ऐसे ही बस। फिर आ गएंगे गुआक में, आज मैं समझूंगा तुझे, मेरे तो घर की आपस की लड़ाई है वैसी, मैं तेरी मेरी तो कोई लड़ाई भी नहीं है। और फिर ऐसे ही गोली मार दिया। तो ही किसने मारी गोली? गोली मम्मा ने मारी, रज्जू मम्मा ने। पता लगा कि कहीं पीछे कुछ झगड़ा हुआ था इनमें आपस में, तो इसमें जो है ये इनका रिश्ते का मामा लगता था मृतक का। ये मृतक है विशाल है और जो उसका मामा है और रज्जू है। इनमें कुछ कहीं सुना है बाहर कोई झगड़ा, किसी शादी वादी में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसमें आके उसने आज यहाँ पर उसे गोली मार दिया। इसमें जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे ही मुकदमा लिख के तो गिरफ्तारी की। अभी तो ये है कि हाँ ले गए हैं उसको, बिलास के ले गए, देखते हैं अभी क्या स्थिति है उसकी। लगभग 20 वर्षीय एक युवक विशाल उर्फ विशु की उसके ही रिश्तेदार रजनीश निवासी सहारनपुर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे। उधम सिंह नगर की खटीमा तहसील से लगे यूपी बॉर्डर पे बहने वाली देवा नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में हुए अवैध मिट्टी खनन की सूचना पे राजस्व विभाग की टीम के साथ खटीमा तहसीलदार जांच करने पहुंचे। तहसीलदार ने स्थानीय पटवारी को हुए हजारों घन मीटर अवैध मिट्टी खनन के आकलन के निर्देश दिए और जांच के बाद तहसीलदार ने खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो जो क्षेत्रीय
पटवारी हैं उनसे कहा गया है कि ये ज़मीन की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालें कि ज़मीन किस श्रेणी की है, किससे संबंधित है, और जो भी वो व्यक्ति होगा उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। हमारे संज्ञान में ये पहले नहीं आया, अगर पहले आया होता तो ज़रूर उसमें कार्रवाई होती, और न ही किसी की शिकायत, किसी ने इसमें शिकायत करी है, न ही क्षेत्रीय पटवारी द्वारा इस तरीके की कोई सूचना हमें दी गई। तो जो क्षेत्रीय पटवारी हैं उनसे कहा गया है कि ये ज़मीन की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ऋषिकेश में भी इगास बग्वाल के कार्यक्रम की धूम रही। जगह जगह आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति पे आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यहां पे रौनक देखने को मिली। लोगों ने ढोल दुमाऊ की थाप पे जमकर नृत्य भी किया और वहीं इगास बग्वाल के पर्व को मना के एक दूसरे को खूब शुभकामनाएं दी, मिठाइयां भी बांटी। लोगों ने उत्तराखंड की बोली भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। और वहीं आवासीय कल्याण समिति और अंतर्राष्ट्रीय गढ़वाल महासभा के बैनर तले अग्रसेन नगर के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऋषिकेश ही नहीं बल्कि IDPL, श्यामपुर और कई दूसरे लोग भी यहां पे उससे जुड़े हुए शामिल हुए और कई महिलाओं ने, पुरुषों ने इसमें हिस्सा लिया। पहुंचे, आपका स्वागत है, अभिनंदन। अपनी संस्था के हमारे देवेंद्र नेगी जो हमारी गढ़ सेवा। सबसे पहले मैं इगास पर्व की सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इगास पर्व जानते हैं कि हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा है, लोक पर्व है। पूरे पहाड़ पे जब श्री राम भगवान जो है अयोध्या में पहुँचे, दिवाली मनाई गई, लेकिन पहाड़ पे बताया जाता है 11 दिन बाद सूचना मिली। और एक ऐसी और मान्यता है कि जब हमारे टिहरी के राजा के सेनापति माधव सिंह भंडारी को जब तिब्बत युद्ध के लिए भेजा गया और जब इसी बीच में दिवाली पड़ी, सूचना नहीं आई, ऐसा लगा कि वो शायद शहीद हो गए, सारी सेना शहीद हो गई। लेकिन बताया जाता है कि 81 के दिन यानी 11 दिन बाद जब वो विजयश्री हासिल करके लौटे तो खुशियों का माहौल पूरे पहाड़ पे था। और उसी प्रकार से पूरे प्रदेश भर में कहीं बूढ़ी दिवाली के रूप में, कहीं इगास बग्वाल के रूप में हम लोग मनाते। इस तरह से राज्य सरकार ने इगास पर राजकीय अवकाश घोषित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उसी तरह से जो है आज यहाँ पर ऋषिकेश के अंदर उग्रसेन नगर जो आवासीय कल्याण समिति और गढ़वाल महासभा के तत्वाधान में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो पहाड़ी व्यंजनों के साथ साथ जो ढोल दमों की थाप के साथ जो है भैलो, जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध जो भैलो खेला जाता है, ईड़ की लकड़ियों को जलाकर उस पर एक डोर बांधकर उसे घुमाया जाता है और उसके साथ यहाँ पर पहाड़ी नृत्य भी किया जा रहा है। इगास का सीधा सीधा संबंध वीर माधव सिंह की वीर और विजय गाथा से है। और पहली बार पहाड़ों की रानी मसूरी में इगास पर्व जो है उसकी रौनक देखने को मिली और सार्वजनिक रूप से धूमधाम से इसे मनाया गया, जिसमें पहाड़ी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पे जिलाधिकारी ने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पे शिरकत कर मौजूद लोगों के साथ नृत्य करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं दी। पर्यटक एवं सभी लोगों को इगास बग्वाल की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ भी उठाया। इगास का पर्व है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पे लोकल पकवान बेचे जा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोकल पकवान हैं उनमें क्या खासियत है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं और जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ पे आए हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो लोकल संस्कृति है, जो लोग गीत चल रहे हैं उनका आनंद भी ले रहे हैं और हमारे इस पूरे पर्व का जो औचित्य, जो पूरे पर्व को मनाने हर्षोल्लास से जो हम मना रहे हैं उसका एक मैसेज भी जा रहा है। जी ज़रूर, जिस तरह से आज ये पर्व मनाया गया है और लोगों को जागरूक भी किया गया है और जो पर्यटक आते हैं उनको भी बताया जा रहा है। मुझे लगता है आगे भी इस तरह के जो भी पर्व आएँ उनको इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाए, जिससे कि हमारी जो संस्कृति है, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, वो देश विदेश में लोगों को पता भी चले। इगास का पर्व है और बहुत ही खुशी का पर्व है। ये दीपावली के 11 दिन बाद आता है, इसलिए इसको एकादशी पर्व या इगास पर्व कहते हैं। और यहाँ पर मसूरी में मॉल रोड पर हमने एक कार्यक्रम करवाया है मसूरी नगर वासियों ने, और ढोल दमाओ रणसिंगा मसकबीन हमने बुलाए हैं जौनसार भावर से, जौनपुर से, उत्तरकाशी की रवाई से और चंबा से सब आए हैं। और यहाँ पर स्टॉल लगे हैं भोजन के, विभिन्न प्रकार के पकवान जो पहाड़ी पकवान हैं वो बने हैं और लोग जो है बहला लेके आ रहे हैं, पहाड़ी पहनावे में आ रहे हैं।
और बहुत उत्साह का माहौल है। देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी का, जिनके प्रयासों से आपने देखा होगा विगत कई वर्षों से उनका ये प्रयास रहा है कि जो हमारे पुराने टाइम से हम जो इतिहास बनाते आए थे गाँव में, उनके द्वारा ये प्रेरित किया गया था कि हर लोग जो है अपने गाँव में जाके जो है इगास मनाएं और पिछले 2-3 वर्षों से क्यारकुली गाँव में जो है इगास मनाई जा रही है। आज भी वहाँ पे इगास का कार्यक्रम है। आज यहाँ मसूरी प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा और अन्य विभागों द्वारा एक संयुक्त रूप से यहाँ पर इगास का जो है कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे मैं मानता हूँ कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको इगास का जो महत्व है वो समझ में आएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।